So welcome back. Yes, Okay, so welcome back to this lecture. We have started about mass spectrometry और हमने देखा है लर्न किया है कि उसका प्रिंसिपल क्या होता है. We have seen in the previous lecture, last lecture. Those who want to again watch that lecture, you can visit the YouTube channel and you can watch it. हमने जो ग्रुप में शेयर किया है वो भी आप वहाँ से लिंक दे सकते हैं और देख सकते हैं. Today we will go for the another method of ionization technique, which is very important in mass spectrometry. Out of five technique, next technique is what? It is about the sorry. So one minute. Okay, see now. So next technique is what? About the chemical ionization technique. It is one of the very important method which is used in the mass spectrometry for the ionization of a sample under study. हम जो सैंपल यूज़ करते हैं उसको एनालाइट भी कहते हैं, एनालाइट. उसकी एनालिसिस करते हैं उसे एनालाइट कहते हैं. केमिकल आयोनाइजेशन को सी आई शॉर्ट में कहते हैं, सी आई. इसमें क्या होता है कि हम रीजन यूज़ करते हैं. जनरली गैस होता है, वो गैस होती है जनरली जो कि आपके सैंपल मॉलिक्यूल को आयोनाइज करती है बाय इंट्रैक्शन, आयन मॉलिक्यूल इंट्रैक्शंस होती है. इसमें क्या होता है, जो आपका रीजन गैस हम यूज़ करते हैं इसमें, वो पहले खुद का आयोनाइजेशन उसका होता है बाय इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन. देन वो क्या करता है, वो आयोनाइज्ड गैस या रिएजेंट गैस आपके मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होता है गैस फेज में और फिर उसका आयोनाइजेशन करता है. देखिए ये रिएजेंट गैस और आप हमारा सैंपल हम इसमें से इनलेट से क्या इसके थ्रू इसमें इंटर हो रहा है. इट इज कॉल्ड एनालाइजर चैम्बर, मास एनालाइजर बोलते हैं, सॉरी इसे कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर बोलते हैं. ठीक है, यस. और ये एनालाइट, सॉरी यहाँ से रीजन गैस आ रहा है, ये एनालाइट है हमारा जो सैंपल है वो. तो क्या होता है, ये सबसे पहले जो रीजन गैस आ रहा है हमारा, मीथेन वगैरह यूज़ करते हैं, तो इस पर पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन, केमिकल आयोनाइजेशन क्या होता है, ये केमिकल है, पहले उसका आयोनाइजेशन कर रहे हैं हम, जो कि हम उसको रीजन गैस बोलते हैं. वो एनर्जी एक्साइटेशन में जाता है, एनर्जी एक्साइटेशन में जाता है, और एक्साइटेशन में जाने के बाद में वो क्या करता है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन किक करता है. ये इलेक्ट्रॉन किक करने के बाद में वो जो बॉन्ड है, ये जो आपका एनालाइट है, इसमें जो बॉन्ड है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड दैट कार्बन, वहाँ का इलेक्ट्रॉन चला जाता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो मास एनालाइजर में क्या होते हैं, डिटेक्ट होते हैं. ठीक है, इसका यूज़ क्या है, केमिकल आयोनाइजेशन का यूज़ जो है बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल मेडिसिन फील्ड में इसका यूज़ होता है. इसका प्रिंसिपल देखिए किस तरह होता है. इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, जो हमने लास्ट टाइम देखा है लास्ट लेक्चर में. इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में क्या है, ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम होता है, अबाउट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हम यूज़ करते हैं, इसलिए फ्रेगमेंटेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स मोर फ्रेगमेंट्स ऑफ द और सैंपल मॉलिक्यूल फॉर्म्स. लेकिन केमिकल आयोनाइजेशन में क्या होता है, कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, compared to EI, compared to EI, we use less amount of energy in this technique. केमिकल आयोजन का स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत कम नंबर ऑफ पीक्स अपीयर होते हैं मास स्पेक्ट्रम में. क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन बहुत कम होता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इसमें प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यानी आपको जो पीक मिलेगा उसे कहेंगे हम कॉजी मॉलिक्यूलर आयन पीक. M+1 पीक मिलता है, कभी कभी M-1 पीक भी मिलता है. जनरली M+1 हमको मिलता है, मेनी टाइम्स हमको मिलता है M+23, यानी M प्लस सोडियम आयन का भी पीक मिलता है. तो दैट इज इजी फॉर अस टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास. M+1 पीक उसे कहते हैं. इसमें जो सोर्स ऑफ आयोनाइजेशन होता है, सेम सोर्स जो इलेक्ट्रॉन
आयनाइजेशन में करते हैं उसी को यूज होता है। इसमें चेंजेस क्या है कि इसमें हमको गैस फेज मॉलिक्यूल यूज करना पड़ता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वो गैसेस होती है, मीथेन, अमोनिया, वाटर, ऐसे ये होता है। जबकि आयनाइजेशन मेथड में हम, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में हम कोई गैस यूज नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन बीम आपके सैंपल से इंटरेक्ट होता है। लेकिन केमिकल आयनाइजेशन में क्या है कि पहले केमिकल यूज होता है जिसे कहते हैं रीजेंट गैस। ये रीजेंट गैस जो है पहले, सबसे पहले इंटरेक्ट होती है एनर्जी सोर्स से, और फिर वो एक्साइटेशन में जाती है, और फिर वो आपके मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होती है। तो एक कॉमन रीजन जो यूज होते हैं वो है मीथेन, अमोनिया, वाटर या एसिड, ये चार है। और बहुत सारे अंडर डेवलपमेंट है जो यूज किए हैं। ओके, क्या होता है इनसाइड द आयन सोर्स, द रीजन गैस इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है कंपेयर टू सैंपल। बहुत ज़्यादा, यानी इसका सिलेंडर होता है प्रोफाइल। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सोर्स जो एनर्जी उसकी कितनी होती है, अराउंड 200 टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वो आपके मॉलिक्यूल पर अटैक नहीं कर रही है। हमने पहले कहा कि ये इसे कहते हैं सॉफ्ट सोर्स कहते हैं, सॉफ्ट एनर्जी सोर्स, क्योंकि इसमें फ्रेगमेंटेशन कंट्रोल होता है, ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होता है। ये इतनी एनर्जी का जो है 200 टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके रीजेंट गैस पर अटैक होता है, और उस रीजेंट गैस का क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। क्योंकि हेयर वी आर यूजिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स, राइट, हम बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, जैसे कि अमोनिया, मीथेन, वाटर, ऐसे देयरफॉर, एंड वी आर नॉट यूजिंग द लार्ज मॉलिक्यूल कि वो फ्रेगमेंट में चले जाए। रीजेंट गैस जो यूज होता है वो ये चार ही याद रखिए आप, मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड ऐसे। जब इतने एनर्जी का बम्बार्डमेंट इंटरेक्शन होता है रीजन गैस से, तो जाहिर है व्हाट विल हैपन, दैट रीजन गैस अंडरगो इनटू एक्साइटेशन एंड देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो आयनाइजेशन आल्सो। ठीक है, ये ये जो आयन या मॉलिक्यूल रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है विद द रीजन गैस इन आवर सैंपल, वो क्या करता है, आयनाइजेशन प्लाज्मा क्रिएट करता है। आयनाइजेशन प्लाज्मा, उसमें दोनों तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। ओके, राइट, एंड out of this only positively charged ions are detected by our mass detector. Okay, देखिए, so now here we will see the mechanism of chemical ionization। क्या कैसा होता है कि प्राइमरी आयन फॉर्मेशन होता है इसमें। ये क्या है बोलिए, दिस इज अवर रीजेंट गैस, ये हमारा रीजेंट गैस है मीथेन। आप अमोनिया यूज कर सकते हो, वाटर इज आल्सो अवेलेबल है, ऐसे ब्यूटेन भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट इसका होता है, और देखिए इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, ये एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया, और ये CH4 क्या है, दिस इज रेडिकल कैटायन, इसे बोलते हैं रेडिकल कैटायन। दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल कैटायन फॉर्म होता है, राइट, यस, दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल कैटायन। दिस रेडिकल कैटायन react with another neutral molecule of the same our reagent gas। reagent gas means वही हमारा मेन सोर्स है जिसके थ्रू हम सैंपल का एनालिसिस करते हैं। दिस reagent gas react with this ion, molecular ion, और क्या होता है देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है विद वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज भी ट्रांसफर होता है। यू सी, ये इस तरह बनता है। इसका एम्बाइजेड आप बोल सकते हो 14 15 आ सकता है, राइट, 16 17 आ सकता है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स यू विल आल्सो फाइंड दैट कि ये CH5 डॉट भी बनता है, CH3 पॉजिटिव भी बनता है, वो भी चांस है, ये CH3 पॉजिटिव लिया है। वो CH3 पॉजिटिव जो है, दिस फर्दर रिएक्ट विद द अनदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, और इस तरह आपको ये
इस तरह ये और एक कैटायन मिलता है, ये भी कैटायन मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, मीन्स दोनों चांसेस है कैटायन कैटायन मिलने के। अब हमारा सैंपल है ये M, ये दोनों में से एक लीजिए, ये अपने CH5 प्लस दिया, कैसा बना आपको पता मालूम हो कैसा बना हुआ है, वो उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है। या हम ये कहेंगे कि ये जो CH5 प्लस है, ये इसने काश क्या लिया था, CH4 ने क्या किया था, ये H प्लस लिया था, HN प्लस चार्ज। सेम थिंग दिस विल ट्रांसफर टू दिस आवर सैंपल, देखिए ट्रांसफर किया तो हो गया M प्लस H, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज जो है उसे कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ सैंपल। दिस व्हाट प्रोटोनेशन ऑफ सैंपल। तो M+1 M+H यानी आपको जो पीक मिलेगा मॉलिक्यूलर एनर्जी वो M+1 मिलेगा, यानी कि एक आपको जो भी पीक मिलेगा वो आपके मोलर मास से, आपका जो सैंपल का मोलर मास है दैट विल बी मोर देन दैट 1 बाय 1। कभी कभी M-1 पीक भी मिलेगा आपको एज ए मॉलिक्यूलर आयन पीक। वो कैसा मिलेगा कि अगर ये आपका सैंपल है, ये आपका सैंपल है, सपोज एसिडिक सैंपल लिया आपने, तो ये CH3 पॉजिटिव जो आयन बन रहा है इसमें, वो ये प्रोटॉन ले लेगा और आपका जो सैंपल है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्शन, और M-1 रहेगा। ये M+1 था, M-1 पीक रहेगा, ये इसका पीक, A प्लस का पीक। क्योंकि रीजेंट गैस ने क्या किया है, रिएजेंट गैस का जो इंटरमीडिएट है उसने एक प्रोटॉन ले लिया है। दूसरा केस क्या है पता है, दूसरा केस ये है कि कभी कभी आपका जो सैंपल है वो कैटायन जो बन रहा है रिएजेंट गैस का, उसके साथ में रिएक्ट होकर डायरेक्ट बॉन्ड बना के एक एडक्ट फॉर्म करेगा। एडक्ट मीन्स एडिशन प्रोडक्ट, एडक्ट मीन्स एडिशन प्रोडक्ट। तो उसका जो मास है M/Z और बढ़ जाएगा, कितने से 29 से बढ़ेगा। देखिए यहाँ M+1 से बढ़ा, -1। समटाइम्स क्या होगा कि सिंपल चार्ज एक्सचेंज होगा। चार्ज एक्सचेंज मीन्स आपका जो रीजेंट गैस है वो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, और आपको M/Z जो है एग्जैक्ट कितना मिलेगा, जितना आपके सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट है। यस, ये इतने केसेस जो है, ये 4 कंडीशन पॉसिबल है आपके सैंपल के साथ। आपके सैंपल का जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, इसे पैरेंट आयन पीक बोलते हैं। M+1 भी हो सकता है, M-1 भी हो सकता है, और M प्लस भी हो सकता है, और M+29 भी हो सकता है। ये है केमिकल आयोनाइजेशन का फेट, जिसमें हमने देखा कि बाय यूजिंग वन reagent gas one can easily write about the mechanism how does this is taking place. Okay, see next point is if ammonia is the reagent gas, हमने देखा है कि मीथेन इज द reagent gas। अगर अमोनिया reagent gas है, केमिकल आयोनाइजेशन में बात है कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है और इसका बहुत यूज है। जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इसको यूज करते हैं तो उसको, आपके पास जो स्पेक्ट्रम आता है उस पर लेबल होता है MS-ESI, यानी मास स्पेक्ट्रम विद विद व्हाट, सॉरी CI, केमिकल आयोनाइजेशन। ओके राइट। तो ये देखिए अगर अमोनिया है तो अमोनिया पर भी इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होगा, देखिए, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और अमोनियम कैटायन रेडिकल बनेगा। ये अमोनियम कैटायन रेडिकल दूसरे अमोनिया से रिएक्ट होगा, ठीक है, और अमोनियम आयन बन रहा है यहाँ पे, और NH2 जो है लिबरेट होगा। ये अमोनियम आयन क्या करेगा, आपके सैंपल को H प्लस और हाइड्रोजन और प्लस चार्ज ट्रांसफर करेगा, और अमोनिया रिप्रोड्यूस होगा और आपका M/Z M+1 आएगा। M/Z जो आएगा इस आयन के लिए M/Z जो आएगा that will be more than 1, more than the molecular mass of the sample by 1। अगर आइसोब्यूटेन है आपका रिएजेंट गैस, हमने पहले मीथेन गैस लिया है एज ए रीजन, फिर अमोनिया गैस हमने रीजन लिया है, और ये मैकेनिज्म है किस तरह आपका सैंपल
अमोनिया से जो कि रीजेंट गैस है केमिकल आयनाइजेशन में रिएक्ट होके किस तरह सिग्नल देता है मास स्पेक्ट्रम में। अगर आइसोब्यूटेन इज द रीजेंट गैस तो रीजेंट गैस आइसोब्यूटेन भी हो सकता है। तो इस तरह का मैकेनिज्म आपको आप एक्सपेक्ट करोगे। C4H10 आइसोब्यूटेन, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हुआ ऑफ टू 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। C4H10 प्लस कैटायन रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल कैटायन बोलते हैं, फॉर्म हुआ। समटाइम्स उसमें से कुछ लॉस होता है, CH3 लॉस, और ये C3H7 प्लस ये भी फॉर्म होता है, दूसरे आयंस भी फॉर्म होते हैं। अगर ये फॉर्म होता है C3H प्लस, ये आयन जो है इस C4H10 रेडिकल कैटायन से रिएक्ट होता है। दोनों में एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है और C4H9 प्लस ये आपको मोइटी तैयार होती है जिसका एम्बाइजेड होता है 57 बोलते हैं उसे, 57 पे होता है एम्बाइजेड, 57 पे होता है और मास स्पेक्ट्रम में आपको क्लियर कट दिखाई देता है और वो बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, बेस पीक बोलते हैं। और ये जब सैंपल के साथ में रिएक्ट होता है तो आपके सैंपल को H प्लस हाइड्रोजन और प्लस दे देता है और C4H8 दोबारा रीजनरेट होता है और आपको M+1 पीक जो है एम्बाइजर पे मिलती है। तो ये हमने रीजेंट गैस लेकर के मीथेन गैस, अमोनिया गैस, वी हैव शोन हियर हाउ द मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस। What are the advantages of chemical ionization over electronic ionization? इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं बाय बम्बार्डमेंट विद द इलेक्ट्रॉन, वो हमारा रीजेंट गैस होती है। तो रीजेंट गैस के बाद फॉर्म होने के बाद में वो मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करता है वाया कोलिजन, राइट। तो इससे क्या होता है, यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट बम्बार्डमेंट नहीं हुआ बल्कि रीजेंट गैस इन्वॉल्व हुआ, तो सैंपल पर इफेक्ट कम होता है और सैंपल लेस फ्रेगमेंटेशन में जाता है, यानी ज़्यादा फ्रेगमेंट फॉर्म नहीं होते। मीन्स आपका जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। मीन्स सिंपल सिंपल सिग्नल्स आते हैं और उसके बेसिस पर आप इजीली वी कैन प्रिडिक्ट द easily can we predict that what is the signal and what is the molecular ion peak, okay. So one most important point, reagent gas जो यूज करते हैं हमने देखा है मीथेन है, अमोनिया है, आइसोब्यूटेन है, ये कंट्रोल करता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कौन सा गैस आपको यूज करना है फॉर टू कंट्रोल द फ्रेगमेंटेशन। एंड देयरफॉर ए लो फ्रेगमेंटेशन स्पेक्ट्रम है, आयन सोर्स है, इसलिए स्पेक्ट्रम बहुत सिंपल होता है और बहुत सेंसिटिव होता है कंपेयर टू अदर आयनाइजेशन मेथड। नो बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन जो है कि आपका सैंपल जो है वोलेटाइल होना चाहिए। अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो वो हम उस केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक से उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड for the qualitative as well as quantitative analysis if the chromatographic technique is attached to the mass spectrum. Okay. So this is what about the this is what about this is what about the chemical ionization. Okay, this is what about the chemical ionization which involves the different points. Okay, so that's all. This we will stop now here.